के लिए ना मैं कह रहा हूँ कि ये समझो आप कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज की वजह से, मे बी पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, किसी की वजह से, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए और बी दो पॉइंट्स हैं और हमने कोई एक चार्ज स्मॉल क्यू उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल कराया। एक चार्ज क्यू लिया और उसको ट्रेवल किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और हमसे पूछा जाए कि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया। अगर एक चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल करवाएं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स कितना वर्क करेगी, ये मेरे को पूछा जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करने के लिए मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म एज्यूम करके चल रहा हूं ताकि कंसेप्ट पहले समझ में आ जाए, उसके बाद इसको जनरलाइज कर लेना। टारगेट इज हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद करिए। द फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल क्यू, द फॉर्मूला इज F इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाय E। एंड देन पूछा जा रहा है कि इस फोर्स ने कितना वर्क किया होगा। तो अब वर्क का फॉर्मूला याद करो, क्लास 11th के हिसाब से एक फोर्स के लिए वर्क का जो फॉर्मूला होता है, तो वर्क बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो पहले हमने फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जो कि Q इंटू E है। नाउ वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, तो दिस वर्क विल बी इक्वल टू द फोर्स QE एंड इसके साथ लेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट A टू B, एंड लेट्स से द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B इज डेल्टा R। इसको हम डिस्प्लेसमेंट से डिनोट करते हैं, तो QE मल्टीप्लाइड बाय नहीं, इनफैक्ट डॉट प्रोडक्ट डेल्टा R। आया समझ में आता क्या? यस सर। क्या निकाला गया इससे? वर्क कौन सी फोर्स का? इलेक्ट्रिक फील्ड का, चार्ज को ले जाने में नहीं, चार्ज को ले जाने में तो है, लेकिन वर्क किसी फोर्स का होता है, तो ये कौन सी फोर्स का वर्क निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स का वर्क निकाला जा रहा है F डॉट डेल्टा R करके, ठीक। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स होती है वो बाय नेचर कंजर्वेटिव कैटेगरी में दी गई है। फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर वाइज कंजर्वेटिव। अब ये कंजर्वेटिव क्या होता है आप लोगों को लगातार मैंने, अब जब पेरेंट टीचर मीटिंग हो रहा था तो मैंने हमें सर वो फोर्स जो पाथ के इंडिपेंडेंट हो, डिपेंड नहीं करता, फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है। भाई तुम्हारी आवाज बड़ी सुरीली आ रही है, कोई बात नहीं, खैर बात सही आप लोग बोल रहे हो। तो मतलब मैं सिर्फ ये बोल रहा था पीटीएम के टाइम पर, इसीलिए मैंने कहा था कि वर्क एनर्जी पावर को रिवाइज करते रहो क्योंकि उसका यूज है। एनीवे कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस में एक प्रॉपर्टी वर्क उसी 11th क्लास में ही आपको बताया गया था, वो ये कहा गया था कि वर्क बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स। आप लोगों ने सही बोला है, बाकी उसके अलावा वर्क बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन किया गया है नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस टाइम्स चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर रिकॉल करिएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में जाती है। इस वजह से ये जो वर्क है, जो ये वर्क बाय द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो कंसेप्ट कहता है कि वर्क शुड बी इक्वल टू द माइनस टाइम्स चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वर्क निकाला है, इस वर्क की वैल्यू इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इक्वल टू माइनस टाइम्स चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U। U स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी सिंबल, तो माइनस ऑफ डेल्टा U बराबर QE टाइम्स डेल्टा R। इस माइनस को, ठीक है, दिस इज माइनस टाइम्स चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी डिस्कस हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी किस चीज की होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या किसी सिंगल पार्टिकल का होता है या फिर किसी सिस्टम के लिए होता है?
क्लास सिस्टम सिस्टम हाँ क्लास हाँ ग्रेविटेशन जब पढ़ रहे थे तो इस पर हम लोगों ने क्विजेस भी की थी या फिर क्विज भी करके हमने पूछा था कि इज इट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल और पार्टिकल प्लस अर्थ सिस्टम किसका है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हाँ क्या बोले बच्चा फिर से बोला सुन नहीं पाए सर मतलब कह रहे सिस्टम की सिस्टम की। तो यहाँ पर जो हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं ये इसमें सिस्टम कौन है। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम। चार्ज फील्ड सिस्टम यहाँ पर सिस्टम ये है और माइनस change of a potential energy. Change of potential energy will be the final potential energy. That means the potential energy at this point B minus the initial potential energy, which means the potential energy at point A. It is Q multiplied by E dot delta R. और एक स्टेप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए potential energy at point B minus potential energy at point A equals to minus times minus को right side with दिया Q multiplied by E dot delta R। अब इसमें delta R क्या चीज है। delta R की बात करें अगर डिस्टेंस स्क्रीन कर रही है अब आगे डेल्टा आर डिस्टेंस मत बोला करो तुम लोग 2 points अरे मालिक का डिस्टेंस नहीं है तुम लोग यही गलती डिस्प्लेसमेंट हाँ ये ए बी वेक्टर कह लीजिए जिन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल रहे हैं आप ए और बी के बीच में। तो डेल्टा आर इज अ वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। डेल्टा आर अ वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी ऐसे याद रखोगे आप। तो ये डेफिनेशन आई है चेंज ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज चेंज ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी बट ये डेफिनेशन जो हमने चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की यूज की है ये डेफिनेशन कंसीडरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी यूनिफॉर्म। ये मान के चलो आप ये मान के चले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अदरवाइज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता तो हम इसी रिजल्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे और रिजल्ट को हम ये लिख सकते हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू माइनस क्यू ई डॉट डेल्टा आर की जगह पर हम यूज कर लेंगे डिफरेंशियल फॉर्म डी आर और यहां पर हम लगा देंगे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यस ये आपका जनरलाइज हो जाएगा। क्या हो रहा है स्क्रीन कवर नहीं हो रही है कोई। ये सेकंड वाला जो फॉर्म देख रहे हो ना ये सेकंड वाला ये और ये दोनों सिमिलर हैं बट ऊपर वाला फॉर्मेट हम तब यूज करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और नीचे वाला फॉर्मेट हम तब यूज करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लोकेशन टू लोकेशन चेंज ना करे और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जिसकी वैल्यू बदल जाए वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो रिकॉल करना है इसको। ये फर्स्ट डेफिनेशन आपने ये कही है चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पे एक काम करेंगे ये चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमने को कैलकुलेट किया है। अगर इधर से जो Q है इसको लेफ्ट साइड लेके जाएं जो ये चार्ज है इसको लेफ्ट साइड लेके आओ तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज इज माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ E डॉट डेल्टा E डॉट dr from point A to point B. Change of potential energy divided by charge. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना U B अपॉन Q माइनस U A अपॉन Q अलग अलग भी कर सकते हो। तो दो डिफरेंट पोटेंशियल्स हो गए। हाँ अब ये जो क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज ये फिजिक्स में एक और क्वांटिटी पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज फिजिक्स में एक और क्वांटिटी इसको बोला गया है। दिस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि ये टर्म आपके लिए कहलाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और ये टर्म कहलाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और माइनस लगा है बीच में, तो ये पॉइंट बी के पोटेंशियल और पॉइंट ए के पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस। रिमेंबर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज is the potential. So UB upon Q is the potential, जिसको कैपिटल V से डिनोट करेंगे, पोटेंशियल पॉइंट B पर, माइनस UA upon Q पोटेंशियल पॉइंट A पर, इक्वल्स टू माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dr. Now this is a definition of a potential difference. Yes. ये इंपॉर्टेंट लेक्चर पे आ गए हो आप इसलिए क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल को एक अलग तरीके से डिफाइन किया था। पोटेंशियल की जो लास्ट क्लास में डेफिनेशन थी वो ये थी कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी पॉइंट पर लाने के लिए वर्क डन जो करते हो, वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज को हम लोगों ने कहा था कि ये उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। Yes. पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में जो स्टेटमेंट था वो ये स्टेटमेंट था कि इफ वी ब्रिंग अ चार्ज q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज पर यूनिट चार्ज was the potential। और आज पोटेंशियल को अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। आज पोटेंशियल को कह रहे हैं कि इट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। हम टॉपिक को एक्सटेंड कर दे रहे हैं, यहाँ पर दो कंसेप्ट चल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ रहे हैं आप, साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ रहे हैं। तो कल वाली डेफिनेशन और आज वाली डेफिनेशन को जरा मर्ज करके देखो आप। कल कहा गया है कि एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने का वर्क पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल होता है, और आज कहा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल है। तो क्या ये भी कह सकते हैं कि इन्फिनिटी से चार्ज को लाने का जो वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी है? पोटेंशियल की दो डेफिनेशन सुनो। एक डेफिनेशन वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज, और आज कह रहे हैं कि पोटेंशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। दोनों डेफिनेशन सेम ही है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को क्या डिफाइन कर सकते हो आप यहाँ पर? चेंज नहीं यार, वो नहीं कह रहे हैं। देखो, कल कहा गया था कि जो पोटेंशियल होता है दिस इज द वर्क इन ब्रिंगिंग अ चार्ज स्मॉल q फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, टू एनी पॉइंट डिवाइडेड बाय चार्ज। ये कल कहा गया था कि ये हमने पोटेंशियल को कल के लेक्चर में डिफाइन, कल मतलब जो भी लेक्चर हुआ था पिछला लेक्चर, उसमें डिफाइन किया गया था पोटेंशियल को। और आज हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि पोटेंशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। मतलब आज के लेक्चर में पोटेंशियल को कह रहे हैं कि इट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ये दोनों डेफिनेशन अलग अलग तो आंसर देंगे नहीं। इसका मतलब क्या, ये जो वर्क निकाला गया है यही चीज पोटेंशियल एनर्जी नहीं कह सकते? यस Yes, sir. यानी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना हो, अगर कि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी हो, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। सिंपल, जितना काम करना पड़ेगा इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाने के लिए वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। सर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, नहीं करता। डेफिनेशन दो तीन हो गई हैं, पे डिपेंड करें। वो सब छोड़ दो, अभी तक जो बच्चा है उसमें ना कंफ्यूज कर जाओगे। हम लोगों ने टोटल तीन डेफिनेशंस यहाँ पर पढ़ ली है। पहले तो डेफिनेशंस क्लियर करते हैं। पोटेंशियल के दो डेफिनेशंस हैं। पोटेंशियल की दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन कहती है कि पोटेंशियल इज द वर्क इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट डिवाइडेड बाय चार्ज, और इसके ऊपर लास्ट लेक्चर कर चुके हैं। पोटेंशियल की एक और डेफिनेशन है, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये दोनों ही डेफिनेशंस पोटेंशियल की है, और दोनों डेफिनेशन से अगर सेम क्वांटिटी के बारे में है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी सेम एज द वर्क इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट।
और यहां पर जो हम चीज डिफाइन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, ये उसका डेफिनेशन दिया जा रहा है आपको, मैथमेटिकल डेफिनेशन, यहाँ पर वर्ड्स के फॉर्म में है, यहाँ पर मैथमेटिक्स के फॉर्म में है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बराबर माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन QE डॉट dr, और ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर माइनस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर फ्रॉम A टू B, जिसमें dr वेक्टर A से B को ज्वाइन करने वाला वेक्टर बनेगा। बोलिए तो हटाएं इसको। यस सर। Yes. Yes, sir. दोनों को अलग अलग करो। देखो जो थ्योरेटिकल डेफिनेशंस होती हैं वो बेसिकली स्कूल और बोर्ड्स के लेवल के लिए बताई जाती है, लेकिन जो मैथमेटिकल डेफिनेशंस हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो हमारी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सुनना पहले क्या है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच में, मैथमेटिकली इट इज माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर from point A to point B. This is the mathematical definition of potential difference. This is definition of P dot D. P dot D का मतलब हो गया potential difference. अब हम इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं। करें, प्रोसीड करें इसको, इसके ऊपर वर्कआउट करने जा रहे हैं। यस सर। इसके ऊपर अब आज इसकी एप्लीकेशन दिखाएंगे, इसको कैसे यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन कैसे है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम 1, बहुत बेसिक एग्जाम्पल, लेकिन गलती ना करना। पहली बात ये डॉट गायब नहीं होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट है, नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पर एक डॉट है वेक्टर का प्रोडक्ट, और dr जो है ये हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ रखेंगे। चलिए प्रॉब्लम 1, there is a uniform electric field of 20 Newton per coulomb. There is a uniform electric field along the x direction with 20 Newton per coulomb. And we have 2 points. ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड along the positive x direction है, यहाँ पर I कैप लगा देता हूँ। We have 2 points. One point is at x equals to 0 and the other point is at x equals to 2 centimeter. This is A and B point. What is the potential difference between A and B? Electric field is given 20 along the x direction. Point A is at x equal to 0, point B is at x equals to 2. What is the potential difference between these 2 points? और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के जितने क्वेश्चंस आएंगे उसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये कंसेप्ट देखिए। सॉल्यूशन पे आते हैं। पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, जो मेरा ये डेफिनेशन कह रहा है, वो इक्वल्स टू माइनस टाइम्स इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड 20 I कैप। अब ये बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है। कैसे मालूम चला यूनिफॉर्म है? कैसे मालूम चला कि यूनिफॉर्म? सर क्योंकि कोई x का आपने सिर्फ एक ही वैल्यू डायरेक्शन में। हाँ, क्योंकि इसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू होने का मतलब ये कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई x नहीं है, कोई y नहीं है, कोई z नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ऐसे में हम इसको ऑल्टरनेटिवली ये भी कह सकते हैं, इट इज माइनस ऑफ E डॉट डेल्टा R, अगर E यूनिफॉर्म है तो। और हमें ज्यादातर न्यूमेरिकल्स यही वाले मिलने हैं, यूनिफॉर्म वाले मिलने हैं, तो हम क्यों फालतू में इंटीग्रेशन के चक्कर में फंसे। हम इसको लिखेंगे माइनस, सो माइनस 40। सुनो तो 20 I कैप डॉट डेल्टा R पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये रहा डेल्टा। इस डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे? 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2/100 SI यूनिट्स में। और डायरेक्शन क्या बन रहा है इसका? ए से बी की तरफ जाए तो डायरेक्शन प्लस I कैप प्लस है। अब आपको वेक्टर्स पता होने चाहिए। माइनस I डॉट I वेक्टर्स के कंसेप्ट है ये सब। इट इज 1, I डॉट I इक्वल एज 1, 20 into 2/100, ये वैल्यू बन जाएगी
0.4 माइनस 0.4 और पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट में जाएगी, यानी कि ये आंसर आ गया आपका। क्या बता रहा माइनस साइन? यहाँ पर माइनस साइन क्या बता रहा मुझे? पोटेंशियल बी वाले पॉइंट पर ज्यादा है या फिर पोटेंशियल ए वाले पॉइंट पर ज्यादा है? सर ए वाले पॉइंट। आंसर नेगेटिव आने का मतलब कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, पॉइंट बी का पोटेंशियल कम होना चाहिए। मतलब पॉइंट ए इज एट अ हायर पोटेंशियल एंड ऑब्वियसली पॉइंट बी इज एट द लोअर पोटेंशियल। बड़ा बेसिक एग्जांपल लिया मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। बढ़े और आगे? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक। प्रॉब्लम 2 एक बार फिर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है। सेकंड प्रॉब्लम भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन 20 न्यूटन पर कूलम आई कैप। नाउ आपकी बार आपके पास जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है वो थोड़े से डिस्टेंस पे है। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इनके बीच में एक डिस्टेंस है जो कि 40 सेंटीमीटर का है और ये जो डिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से 60 डिग्री के एंगल पर है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ए और बी के बीच में? क्वेश्चन, पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी? ये क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, चुपचाप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, VB माइनस VA बराबर माइनस डॉट प्रोडक्ट को और भी तो लिख सकते हो वेक्टर्स में। क्या लिखा जा सकता है? क्या लिखा? A वेक्टर डॉट B वेक्टर डेल्टा आर इट इज आल्सो AB cos थीटा Yes, sir. माइनस ना यहाँ पर डॉट है तो डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E 20 डेल्टा R पॉइंट A से पॉइंट B तक 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर -4 वोल्ट और डॉट है तो आगे cos थीटा भी आएगा। कितना एंगल बन रहा है इसमें AB और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच? सो 1/2 60 डिग्री आंसर देख लो कितना आएगा। -4 -4 वोल्ट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आप लोग। यस सर। तीसरा एग्जांपल देता हूँ और अपने आप आंसर दे पाओगे। थर्ड एग्जांपल में लोग गलती क्या करते हैं ना, स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने कहा ना लास्ट क्लास में कि रीडिंग स्किल्स नहीं है। वो इस डॉट की जगह पर कहते हैं E मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा। अगला एग्जांपल, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ द पॉइंट A एंड पॉइंट B आर लाइक दिस, A and B are on a line which is perpendicular to the electric field. What is the potential difference between A and B? जीरो। सर जीरो कैसे? Zero. कैसे? cos कैसे जीरो? 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। हाँ, तो यहाँ डॉट है, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है और थीटा यहाँ पर 90 है, क्योंकि जो डेल्टा आर है इसके बारे में चिल्ला के मैं कह रहा हूँ कि डेल्टा आर वो वेक्टर होगा जो A से B जाएगा। A से B वाला वेक्टर आपका डेल्टा आर वेक्टर है, तो ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो गए, उनके बीच में डॉट लगाया है, प्रोडक्ट तो जीरो आएगा, यानी कि VB माइनस VA जीरो आएगा, which means कि potential of B is equal to the potential of A. इनफैक्ट इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर अगर मैं कोई और पॉइंट्स ऐड कर दूं, पॉइंट C ऐड कर दूं, पॉइंट D ऐड कर दूं, पॉइंट E ऐड कर दूं, क्या किसी भी दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? नो सर। नो सर। इसका मतलब जितना पोटेंशियल A पर उतना पोटेंशियल E पर उतना पोटेंशियल D पर उतना पोटेंशियल B पर उतना पोटेंशियल C पर, इन सभी पॉइंट्स पर बराबर पोटेंशियल हो। यस और अगर इन सभी पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल्स हैं तो ऐसी लाइन जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम चल रही हो, इनको हम नाम देते हैं पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल लाइन।
a line having same potential at every point, equal potential वाली line. So कैसे define करोगे? What is equipotential line? It is a line where each point is having same value of a potential. और ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर ऑप्टेन हो रही है? So 90. 90 degree. 90 डिग्री. तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो रहा है कि इक्विपोटेंशियल लाइन is a line which is perpendicular to electric field. Equipotential line is a line perpendicular to the electric field. And physical मतलब इसका क्या हुआ? Equipotential line is a line where the potential is equal at every point. आप एक बात पूछेंगे, लगातार तीन प्रॉब्लम्स करने के बाद एक ऑब्जर्वेशंस पूछना चाहते हैं आपसे. ऑब्जर्वेशन कि अगर हमारा ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देखना क्या किया गया था, ये, और हमने यहाँ पर पॉइंट ए लिया था और पॉइंट बी यहाँ पे था, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा है इसमें? पहला फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था. सर ए का यानी पॉइंट ए एचपी मतलब हाई पोटेंशियल और एलपी मतलब कि लो पोटेंशियल. और अगर हम इसके परपेंडिकुलर लाइन पे जाएं तो क्या कोई हाई और इक्विपोटेंशियल, ये इक्विपोटेंशियल हुआ. क्या ये कहना सही रहेगा इस ऑब्जर्वेशन से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल. Yes, sir. इसको ऑब्जर्व करिए. Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से लो पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई हाई और लो पोटेंशियल वाले पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको, सारे बराबर पोटेंशियल वाले पॉइंट्स मिलेंगे. सो एक और रिजल्ट यहां पर बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आप लिखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल. फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसके ऊपर एक बहुत छोटा सा क्विज. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक बार फिर से आपको राइट साइड पे दी जा रही है. कुछ पॉइंट्स मार्क करेंगे इसके ऊपर, ए, बी, पॉइंट सी एंड सपोज यहाँ पॉइंट डी. इनके ऑर्डर्स क्या होंगे पोटेंशियल के? सबसे ज्यादा पोटेंशियल पे कौन सा पॉइंट? सर डी सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा होगा, फिर बी और सी, बी और सी ए और फिर बी ए सबसे कम होगा. इक्विपोटेंशियल. हाँ, सर इलेक्ट्रिक फील्ड, लोएस्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जितना ज्यादा जाओगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे, पोटेंशियल उतना ज्यादा होता जाएगा. ये ध्यान रखना है. इलेक्ट्रिक फील्ड की रिवर्स जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के रिवर्स साइड पे चले अगर, तो पोटेंशियल बढ़ता है. तो इससे सबसे ज्यादा रिवर्स डायरेक्शन में कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड से सबसे ज्यादा पीछे कौन जा रहा है? डी. तो ये हाईएस्ट पोटेंशियल है. उसके बाद बी और सी, लेकिन ये एक परपेंडिकुलर लाइन पे है तो इनमें आपस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा मुझे. तो बी और सी आर एट द सेम पोटेंशियल. और उसके बाद आएगा ए. मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे उतना लोअर पोटेंशियल पे जाओगे आप, और इलेक्ट्रिक फील्ड से जितना पीछे जाओगे उतना हायर पोटेंशियल पे जाओगे.
अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लो पोटेंशियल। आया समझ में एग्जांपल ये? यस सर। यस सर। यस चलिए अब एक और क्वेश्चन पूछेंगे, एक और क्विज है, एलिमेंट्री क्विजेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने कुछ ऐसे दिखा दी, मान इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है राइट साइड डायरेक्शन में, इसके अंदर हमने कोई दो पॉइंट्स चूज किए ए और बी, और ऑप्शंस देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ऑप्शन बी सेज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए is potential at A is more than potential at B, and option D potential at A less than potential of B। कौन सा सही ऑप्शन है? यदि मल्टी करेक्ट है सर सर ए ए और तो करेक्ट मल्टी है। करेक्ट। सर, ए सही है। पहले इसके बारे में बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है? ये कैसे? सर ठीक है, जहाँ पे आंसर सही First है। डेंसिटी ज्यादा है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कहां पर ज्यादा है? सर, इलेक्ट्रिक A फील्ड, सर ए पर हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डेंसिटी के साथ। जहां लाइन बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, और जहां पर कम। तो यहाँ पर लाइंस की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बढ़ रही है, डेंस है, नजदीक है, पास पास आ रही है लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर ज्यादा होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, डेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर करेंगे, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन पार्ट है, डायरेक्शन उसका लेफ्ट टू राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट, यानी कि लेफ्ट साइड पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, राइट साइड पर पोटेंशियल कम होगा। पोटेंशियल कंपैरिजन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपैरिजन इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन की डेंसिटी के साथ होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट साइड से राइट साइड जाने पर लेफ्ट पोटेंशियल ज्यादा है, राइट के पोटेंशियल कम है, यानी कि पॉइंट बी का पोटेंशियल ज्यादा है, पॉइंट ए का पोटेंशियल कम है। डी ऑप्शन आएगा। नहीं आया समझ में? समझ गए सर। हाँ, पोटेंशियल कंपैरिजन इज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन एंड फील्ड कंपैरिजन इज अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी। चलिए अगला प्रॉब्लम आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया जा रहा है इस बार 20 इंटू एक्स आई कैप न्यूटन पर कूलम, और पूछा जाए कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस P डॉट PD बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 मीटर। क्या करना चाहिए मेरे को? सर इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे सर। क्यों लगा दें? 2 तक वेरिएबल हो रहा है। नॉन कैसे मालूम चल रहा वेरिएबल है? सर, किसे एक्स मालूम का टर्म चलेगा? आ रहा है। 20x की वैल्यू पूरी हो सकती है सर, इसमें डिपेंड कर रही है सर। हाँ, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन में कोऑर्डिनेट्स आ जाएं, एक्स वाई जेड, या कोई डिस्टेंस आ जाए, तो मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म, और ऐसे केसेस में आपको ये वाला फॉर्मेट लगाना है, इंटीग्रेशन फॉर्मेट। अब अगर इसमें हम ये वाला काम करेंगे ना, डेल्टा वाला, तो ये गलत है। ये वाला कंसेप्ट यहाँ के लिए नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट तब लगाओ जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कहा जाए, वो यहाँ नहीं है। तो ऊपर वाला फॉर्मेट, सपोज x equal to 0 is our point A and x equal to 2 is our point B, and therefore potential at B minus potential at A minus under 20x I cap dot dr point A से point B की तरफ, point A से point B की तरफ, नहीं 2 नहीं रखेंगे, dr है, dr। जब वो dr होगा ना, तो इसको dx रखो आप,
2 नहीं रखेंगे इसमें, dr की जगह dx, क्योंकि ये x एक्सिस वाले पॉइंट्स हैं। अगर y एक्सिस के पॉइंट्स होते तो dy, z एक्सिस के पॉइंट्स होते dz, Yes, sir. Yes, sir. और इसके बाद आपको x की लिमिट रखनी होगी। So तो 0 x to की, हाँ, x की लिमिट यहाँ पर 0 और x की लिमिट यहाँ पर 2, और बाकी वो कंसेप्ट लगाओगे कि i डॉट i तो 1 हो जाएगा, i डॉट i 1, which is basically 20 x dx। क्या आंसर आएगा? सर -40 -40. -40 -40 वोल्ट। और बढ़े आगे? यस सर। yes sir पोटेंशियल डिफरेंस समझना ही पड़ेगा, आप चाहे समझो। एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 3i कैप प्लस 4j कैप। अब मैं रैंडमली कोई भी क्वेश्चन दे सकता हूं। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सम पॉइंट्स, लेट्स से 1,2 एंड 4,3। कौन सा केस लेना है? सर इंटीग्रेशन 3i कैप प्लस 4j कैप, क्या कोई x y z के टर्म आ रहे हैं इसमें? no sir नो सर। सर Uniform. एट्रोफी की मैग्नीट्यूड निकाल लेना सर। नहीं, वो नहीं करना, तुमको समझो। पहले तो आप ये बताओ, ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? सर सर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। सर यूनिफॉर्म। तो आप ये बताओ, इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? sir second वाला पीछे वाला। सेकंड वाला। सेकंड वाला। चलिए सेकंड लगाइए। 1,2 को a मान लेते हैं, 4,3 अगर b पॉइंट है, vb माइनस va इक्वल्स टू माइनस e वेक्टर है 3i प्लस 4j डॉट डेल्टा r पॉइंट a से पॉइंट b। अब जब पॉइंट a से पॉइंट b की तरफ जाओगे तो x एक्सिस पर 1 से 4 जा रहे हैं, ऑन द x एक्सिस 1 से 4 यानी कि 3 यूनिट i कैप, और y एक्सिस पर 2 से 3 जा रहे हैं, y एक्सिस पर 2 से 3 यानी कि 1 यूनिट। ये लिखा जाएगा डेल्टा r। आगे अपना मैथ लगाओ, ऐसे में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? मैं तो आंसर बताऊंगा सिर्फ। यहाँ वाला i और यहाँ वाला i के नंबर मल्टीप्लाई करिए, 3 और 3 यानी कि 9, और यहाँ वाला j और यहाँ वाला j। बाकी ये चीज कैसे हो रही है, जिन अपना क्लास 11 का वेक्टर वाला चैप्टर का Dot product. डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है? करें प्रोसीड आगे? हाँ सर। Yes, yes sir. sir सिक्स प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दिया गया मान लो, और सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट यही है, लेकिन यहाँ पर 3xi कैप और यहाँ पर 4yj कैप कर दिया गया। अब बताइए नॉन यूनिफॉर्म। बाकी इंटीग्रेशन वाला। अब आप यहाँ लिखोगे माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर 3x i कैप प्लस 4yj कैप, ये हो गया ई वेक्टर डॉट, आगे क्या लिखेंगे? यहाँ पर dx and dy. सर dr, dx right. i कैप प्लस dy j कैप। अब सही बोला, dr है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अब की बार डिस्प्लेसमेंट दोनों एक्सिस पे हो रही है। देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑन द x एक्सिस, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑन द y एक्सिस। सर हर तो एक dr will- कंपोनेंट का अलग अलग करते हैं ये। हाँ, तो यहाँ पर dx dx plus i कैप dy j cap. प्लस dy j कैप। अब इसके बाद लिमिट्स भी रखनी होगी, लिमिट्स को भी बाद में रख लेंगे, पहले
ये दो इंटीग्रेशंस बन जाएंगे, एक इंटीग्रेशन बनेगा -3x dx और एक इंटीग्रेशन बन जाएगा -4y dy। Yes, sir. So अब अभी यहाँ limits वाले लगाएंगे। इंटीग्रेशन में जहां पर dx का टर्म है वहां पर लिमिट x कोऑर्डिनेट की रखेंगे और 1 x से 4 कोऑर्डिनेट लिमिट 1 से 4 1 से 4 1 से और जहां dy टर्म है वहां पर y की लिमिट 2 से 2 से 3। आगे मैथ बची 3x square upon 2 लिमिट्स लगाएंगे। हाँ जो भी आ जाए आपका आंसर। अब समझ गए होंगे कैसे करना है बेस को, Yes, sir. Yes. है ना? कोई और है जिसको दिक्कत हो रही है इसमें? नो सर। नो सर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा करो। अब इसमें क्या है, ये थोड़े शराफत वाले न्यूमेरिकल थे। शराफत वाले न्यूमेरिकल इसलिए थे क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्रोवाइड कर रहे थे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और अब बताओ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्ट दिया जाता है, जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 7। अब इस प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज जिसमें लैम्डा इज द, क्या बोलते हैं लैम्डा को? Sir, charge per unit length. चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, LCD इसका नाम कह सकते हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, Charge मतलब कि हाउ मच चार्ज पर यूनिट है। अब हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, जिसमें पॉइंट ए इससे सपोज ए डिस्टेंस पे है और पॉइंट बी इससे 2a डिस्टेंस पे है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? क्वेश्चन वही रहेगा। क्वेश्चन अभी आप आज जितने भी करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच। लेकिन इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड देने की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली डिवाइस दे दी गई। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला सोर्स दिया गया आपको। द लाइन चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमारे लिए हमारी हेडेक ये बढ़ जाती है कि हमको ये याद होना चाहिए कि लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, ये याद होना चाहिए। So 2k lambda by r. 2k लैम्डा बाय, हाँ। Lambda by r. अब देखो अभी तक कई लोगों के आंसर आ रहे थे, अब आंसर रिड्यूस हो गए और इसके लिए मैं बार बार तुम लोग को अलर्ट कर रहा हूं कि रिवीजन करते रहिए। इसके पहले के एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में सिर्फ एक डिफरेंस है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोवाइड किया जा रहा था। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देने की बजाय आपको वो चार्ज बॉडी दे दी गई है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया है। लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है आर डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द लाइन चार्ज दैट इज 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस लाइन चार्ज। अब इसके बाद क्या करना है वो डिसाइड करो। इसके बाद फिर वही वापस आ गए, ये वाला फॉर्म या ये वाला फॉर्म, कौन सा सही रहेगा इसमें से? इलेक्ट्रिक फील्ड आर के फंक्शन पे सर फर्स्ट फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिक कैसे मालूम चल रहा है? यूनिफॉर्म है कि नॉन? नॉन यूनिफॉर्म है सर, आर पे डिपेंड है। बस इतना ही डिफरेंस होता है यार क्वेश्चन में। Yes. तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी आ गई है, तो इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म है तो ऊपर वाला फॉर्म जाएगा, ऊपर वाला फॉर्म जाएगा तो इसका मतलब पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए बराबर माइनस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू डी आर। लिमिट्स कहां से कहां तक? पॉइंट ए से पॉइंट बी। तो पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है पॉइंट ए, वो ए डिस्टेंस पर और पॉइंट बी 2a। आगे मैथमेटिक्स, इसमें अब मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या आंसर आएगा इसका? ये -2k लैम्डा और ये log 2 आएगा। अब log 2 कैसे आएगा ये आप सोचो भाई। dr by r। यस सर। यस सर आ जाएगा। 1 अपॉन r का log r हो गया। ln x. और उसकी और लिमिट वही लगा रखेंगे दी तो 2a अपॉन a हो गया।
E से हाँ। कैंसिल r to the power -1 हो जाएगा, r to the power -1 dr हो गया ln dr। हाँ मतलब वो तुम्हें बता रहे हैं, हम तो मैं बार बार एडवाइस दे सकता हूँ कि भाई आपको इंटीग्रेशन बार बार पढ़ना हो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देयर इज इनफाइनाइट सरफेस है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है, और इससे ए डिस्टेंस पर हमारा कोई पॉइंट ए है और 2a डिस्टेंस पर कोई पॉइंट या 3a डिस्टेंस पर कोई पॉइंट बी है। सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी? तो अब की बार सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन होगा यहाँ पर? सर लार्ज शीट। हाँ, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पहले ये याद करो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म होता है? ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म होता है सर ये। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं इसमें से? सर सेकंड वाला क्या बन जाएगा उसके हिसाब से? पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए बराबर माइनस Q E upon 2 डॉट एप्सिलॉन डेल्टा आर, और डेल्टा आर ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो ए से बी जाओ तो ये डेल्टा आर है, तो 2a। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। एक्चुअल में ये माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा होना चाहिए ना, जब डॉट हटेगा तो कॉस थीटा भी तो आएगा साथ में। तो यहाँ पर वो कॉस थीटा हम इसलिए नहीं लिख रहे, पॉजिटिव चार्ज है। याद करो सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल डायरेक्शन में दिखाई जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और हाँ और डेल्टा आर 0 डिग्री के एंगल पर है, इसलिए हम वो कंसिडर नहीं कर रहे। चेंज करें? यस Yes. प्रॉब्लम 9। या एक काम करो यार, काफी प्रॉब्लम्स हैं, बाकी प्रॉब्लम अपने असाइनमेंट्स में से करो, पर एक बार अपने आप भी कर लो, है ना, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा फिर ऐसे। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है, या फिर दूसरी कैटेगरी प्रॉब्लम्स की वो होती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन न दे करके इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला चार्ज आपको दे दिया जाए, और चार्ज के बेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको अपने आप याद करनी पड़ती है कि कहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ठीक है? Yes, sir. Yes. ये आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय कंडक्टिंग स्फीयर्स। ये डेरिवेशन कर रहे हो आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय द कंडक्टिंग स्फीयर। या फिर स्फेरिकल शेल भी कह सकते हो इसको आप, स्फेरिकल शेल की वजह से। बताओ, आर रेडियस का कंडक्टिंग, ध्यान देना कंडक्टिंग वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर अगर हम मान लो चार्ज क्यू प्रोवाइड करें, कहां पर जाना चाहिए ये चार्ज? सरफेस। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर लगाओ, चार्ज कहां जाना चाहिए? Surface. सरफेस पे।
ठीक, तो ये चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा या नॉन यूनिफॉर्मली, स्फेरिकल फिगर है। तो यूनिफॉर्म 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 यूनिफॉर्मली क्या रीजन हुआ? सिमेट्री और रेगुलर। सिंपल, स्फेयर फुटबॉल बार बार देखते हैं, फुटबॉल को किसी भी साइड से देखोगे कोई डिफरेंस नहीं मालूम चलता। तो अगर ऑब्जेक्ट को किसी भी साइड से देखने पर वो एक जैसा दिखे तो वो सिमेट्रिकल फिगर हुआ। सिमेट्रिकल फिगर पे चार्ज भी, चार्ज को कैसे मालूम चलेगा कि इधर वाली साइड अच्छी है कि इधर वाली साइड अच्छी है? वो स्फीयर को कहीं भी देखता है, उसको एक जैसा स्फीयर दिख रहा है, तो वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। रिकॉल करना, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, कंडक्टर के अंदर 0 और आउटसाइड, अगर इससे स्मॉल आर डिस्टेंस आउटसाइड पे चले जाएं और पूछे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्मॉल आर डिस्टेंस आउटसाइड स्फेरिकल कंडक्टर के बाहर, सर वो तो मैक्सिमम पॉइंट चार्ज वाला होता है। क्या फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? बोलो। q by r आउटसाइड के क्यू डिवाइडेड बाई पॉइंट चार्ज फॉर्मूला होता है ना एक्चुअली। यस सर। यस आप बच्चा रिवीजन करो वरना रह जाओगे, बार बार आपको एडवाइस कर रहा हूँ। स्फेरिकल कंडक्टर के आउटसाइड में स्फीयर को पॉइंट चार्ज मान करके हम कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, और स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले। अगर पूछा जाए कि स्फीयर के बाहर पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला बनेगा? प्रॉपर्टी सुनना, स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर, वैसे तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। आउटसाइड में स्फेरिकल कंडक्टर को एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो अगर आप इस कंडक्टर को पॉइंट चार्ज मान सकते हैं तो पोटेंशियल के लिए भी मान सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी मान सकते हैं। यस यानी कि हम ये मान सकते हैं कि ये जो चार्ज है ये स्फीयर के सेंटर पर जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज है। और पिछली क्लास को रिकॉल करिए, पॉइंट चार्ज के केस में पोटेंशियल के फॉर्मूले क्या होते हैं? q by r Q by r। हाँ, तो आउटसाइड में पोटेंशियल का फॉर्मूला भी यही रहेगा, KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल r। स्फीयर की प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, स्फीयर की प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि अगर आप स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ भी कैलकुलेट करना चाहते हो, वही फॉर्मूले यूज करिए जो पॉइंट चार्जेस के लिए होते हैं। और अंदर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है। तो आउटसाइड का पोटेंशियल ये मिल गया। सरफेस का पोटेंशियल निकालेंगे अगर, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस, वो भी इसी से निकाल सकते हैं। पोटेंशियल ऑफ सरफेस, राइट, वो भी इसी से निकाल सकते हैं। इट इज द के क्यू ओवर कैपिटल आर यूज कर लेंगे वहां पर, बिकॉज यस सरफेस के लिए हमारा सेंटर से डिस्टेंस इसके रेडियस के बराबर आएगा। क्योंकि ये हम लोगों ने कई बार एग्जांपल में भी तुम लोगों को बताया है कि जो स्मॉलर रखते हो वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। यस सर यस। अब अंदर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, 0 होगा पोटेंशियल। पोटेंशियल 0 नहीं होगा, आप गलती कर रहे हो। हाँ नहीं होगा और आपने कई लोग गलती करते हैं सर, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर है तो जरूरी नहीं होगा। सुनिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पहली बात बताओ ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? सब पता ही 0 है uniform है। इलेक्ट्रिक फील्ड। सर एक तरह से यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। तो अब एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है मतलब यहाँ पर, मतलब ये एक नल वेक्टर हुआ, पोटेंशियल ये अगर 0 हुआ तो क्या कहोगे? VB माइनस VA 0 आएगा या ये दोनों इंडिविजुअली 0 आ जाएंगे? हाँ VB माइनस VA 0 है। भाई अगर RHS में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो आपका ये VB माइनस VA मतलब पोटेंशियल 0 होगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा? पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा ना, और पोटेंशियल Yes, sir. डिफरेंस जीरो, हाँ तो पोटेंशियल मतलब कि पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब अगर किसी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो वैल्यू वेरिएबल है या कांस्टेंट है। कांस्टेंट। इसका मतलब इनसाइड में पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल जीरो नहीं है, बिकॉज ई जीरो होने पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को जीरो कह सकते हो। ये थोड़ी कह सकते हैं कि पोटेंशियल की खुद की वैल्यू जीरो आई। और अगर किसी क्वांटिटी का डिफरेंस जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो आ रहा है, मतलब कि पोटेंशियल कांस्टेंट आना चाहिए, और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब जितना पोटेंशियल सरफेस पर कैलकुलेट हुआ है, जितना पोटेंशियल सरफेस पर कैलकुलेट हुआ है, अंदर जाने पर वही इनसाइड उस पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो जो पोटेंशियल सरफेस पे है, अंदर जाने पर वही पोटेंशियल होना चाहिए ना, क्योंकि अगर उससे कुछ कम या ज्यादा हुआ फिर तो पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया। यस, यानी कि अंदर वाला पोटेंशियल कितना होना चाहिए, पोटेंशियल एट इनसाइड KQ by capital R. KQ by capital R. हाँ, सेम एज द सरफेस। तो ये एक भी पोटेंशियल लाइन की तरह हो गया। हाँ, लाइन नहीं, इसमें पोटेंशियल वॉल्यूम हो जाएगा ये। यस, यानी कि अंदर किसी भी पॉइंट पर, कंडक्टिंग शेल की बात हो रही है, नॉन कंडक्टिंग की नहीं, कंडक्टिंग शेल में अंदर कहीं पर भी, सेंटर पर, यहाँ पर अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर पूछा जाए कि पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी, आंसर है KQ डिवाइडेड बाई कैपिटल R। और आउटसाइड पूछा जाए कि बाहर पोटेंशियल कितना होगा, तो आंसर है KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r, वेयर स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। गया कुछ दिमाग में कि नहीं गया भाई? यस सर। चलिए, और इस बेसिस पर हम हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं इनके। तो कुछ इस तरीके के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाए जा सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ दिखाना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ को अप टू कैपिटल R जीरो दिखाओगे, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस है, लेकिन बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हाइपरबोलिकली डिक्रीज होती है 1/r² की वजह से। पोटेंशियल की बात करेंगे तो अंदर में पोटेंशियल जीरो नहीं है, अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन KQ by R जीरो नहीं है। तो पोटेंशियल की कुछ कांस्टेंट वैल्यू दिखाई जाएगी, और उसके बाद वो पोटेंशियल 1/r, मतलब डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी, तो उसके बाद ये हाइपरबोलिकली, ये पोटेंशियल का ग्राफ। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी आ रही है, जीरो से अचानक ऊपर चला गया, डिसकंटिन्यू। यहां पर कोई डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा, कांस्टेंट है और वहीं से डिक्लाइन कर गया। अब ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट का मतलब आप समझ गए उसको क्या करना है। स्टैंडर्ड रिजल्ट का मतलब होता है कि इसको याद रखना चाहिए। टू फाइंड द पोटेंशियल इनसाइड यूज द फॉर्मूला KQ अपॉन कैपिटल R, एंड टू फाइंड द पोटेंशियल आउटसाइड यूज द फॉर्मूला KQ अपॉन स्मॉल r। स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो अभी टेम्परेरी है, तो मैं यहां पर रिजल्ट नोट कर रहा हूं। फॉर कंडक्टिंग spherical shell, potential inside is given by K capital Q upon radius, and potential outside is K capital Q upon
small r, where small r is, again I repeat, small r is the distance from center of the sphere. Electric field inside 0 and electric field outside. इस तरीके से रिवीजन नोट्स होते हैं आपके, छोटा सा बॉक्स और उस बॉक्स में सारे रिजल्ट. प्रॉब्लम, a charge of 30 microcoulomb is given to a conducting sphere of radius 20 centimeters. Find a potential at distance small r from center if part A, small r is 5 centimeter and small r is 30 centimeter. Question ये. सर पहले में हो जाएगा 5 की क्यू, दूसरे में हो पहले जाएगा. बात देखो, हाँ, इस क्वेश्चन में आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो सबसे आपके पहली नजर ये होनी चाहिए, बात हो रही है स्फीयर की, उसके अलावा बात हो रही है कंडक्टिंग स्फीयर की. तो जैसे ही इतना क्वेश्चन पढ़ा और पोटेंशियल की बात हुई तो तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यार ये फॉर्मूला ये था. अब आप बताओ, पार्ट ए में जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, ये पॉइंट, इज इट इनसाइड द स्फीयर और आउटसाइड द स्फीयर? So inside Sir, inside the sphere. कैसे मालूम चल रहा है आपको कि ये पॉइंट स्फीयर के अंदर है? So Radius- radius से कम. जो है वो कैपिटल आर और 0.5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर रेडियस है और सेंटर से 5 सेंटीमीटर आगे चलोगे तो आप स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पे रहोगे. तो क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमें पोटेंशियल निकालना है एक ऐसे पॉइंट पर जो स्फीयर के अंदर है, तो हमने यहाँ पर नजर डाली और स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल वाला फॉर्मूला याद किया और उस हिसाब से अपना आंसर दिया. यानी कि पहले पार्ट का जो आंसर है कि 9 into 10 to the power 9 चार्ज 30 माइक्रोकूलम 30 into 10 to the power -6 अपॉन, यहां गलती होगी, किस चीज से डिवाइड करना है यहाँ पर आपको? रेडियस कैपिटल आर radius. कैपिटल आर कितना है वो? Yes. 0.2 मीटर 20.2. क्या इसमें इस 5 का कोई यूज है? नो नो सर सर. नहीं है. एग्जाम में आप इसी को लेकर के टेंशन में आ जाओगे, यार ये 5 तो कहीं यूज हुआ ही नहीं. अरे नहीं होगा यूज, ये 5 नहीं है. अगर ये 5 की जगह 10 सेंटीमीटर भी लिखा होगा तो भी यही आंसर आता, क्योंकि 10 सेंटीमीटर वाला पॉइंट भी तो स्फीयर के अंदर ही हुआ. यहां 12 सेंटीमीटर लिख दो तो भी यही आंसर आएगा. एज लॉन्ग एज 20 से कम कोई वैल्यू दी जा रही होगी तो आप स्फीयर के अंदर की बात, अंदर वाले पॉइंट्स पर, उन सब का आंसर सेम ही आना है. आई बात? यस सर Yes, sir. हाँ, अब बी पार्ट में जहां 30 सेंटीमीटर है, ऑब्वियसली 30 सेंटीमीटर इज मोर देन 20 सेंटीमीटर, व्हिच मींस कि दिस पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर. सो हम अब आउटसाइड वाले फॉर्मूले पे जा रहे हैं, यानी कि बी पार्ट में पोटेंशियल निकालने के लिए K into Q over small r. Now the distance from center point 0.3. 30 सेंटीमीटर 0.3. और सब ऑब्वियसली वोल्ट में जाएंगे आंसर, तो यूनिट्स पे ध्यान देना. क्लियर हुआ यहाँ पर? इस यहाँ वाले डिस्टेंस से एग्जाम में लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार हमने इसका तो कोई यूज किया ही नहीं, इसका मतलब मैं पागल हूं. और ये सोच करके कि मैं पागल हूं, पागलों वाला काम यहाँ पर आप कर लेते हो, 12 को जबरदस्ती यहाँ घुसा देते.
ठीक है जी। Yes, sir. Yes, sir. तो आप ना पगला है ना, उम्मीद कर रहे हैं। अब इसके बाद ये बात हुई सिंगल स्फीयर की। अब इस टॉपिक को एक्सटेंड करो कॉन्सेंट्रिक, कंडक्टिंग और कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स की बात करते हैं अब यहाँ पर। कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स की बात करिए। ये बेसिक है, ये बेसिक ध्यान रखना है। इसमें हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं जिनके रेडियस लेट से कुछ R1 और R2 है। ये कंडक्टिंग शेल 1 हो गया और ये कंडक्टिंग शेल 2 हो गया। दो है 1 2। और जो हमारा कंडक्टिंग शेल 1 है, उस कंडक्टिंग शेल 1 को हम लोगों ने एक चार्ज प्रोवाइड किया, उसको हम Q1 डिनोट कर रहे हैं, और कंडक्टिंग शेल 2 को हमने एक चार्ज प्रोवाइड किया जिसको हम Q2 कह रहे हैं। ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन यहां लिख देते हैं, फाइंड कैपिटल V, मतलब क्या निकालना है मुझे। अब जरा वर्ड्स में नहीं जाएंगे। कैपिटल V मतलब Potential. Potential. at distance small r from center, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे निकालना है। और तीन केसेस हैं। पहला केस स्मॉल r इज लेस देन r1, दूसरा केस स्मॉल r r1 से ज्यादा है, r2 से कम है, और तीसरा केस स्मॉल r r2 से भी ज्यादा है। मान लो ये तीन केसेस हैं, और इन तीनों केसेस के करस्पॉन्डिंगली हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। मतलब ये आपका ए केस हो गया, ये बी वाला केस, और ये सी वाला केस। ABC तीन केसेस है। सर ए में तो 0 हो जाएगा। फिर गलती कर रहे हो आप। सर ए में KQY_R1 हो जाएगा। Yes, sir. अरे मालिक PQ. महाराज, महाराज एक बात सुन लीजिए। पिछली क्लासेस में एक बात कही गई थी कि जब भी एक से ज्यादा चार्ज हो तो टोटल पोटेंशियल जो निकालते हैं वो सभी चार्जेस की पोटेंशियल का ऐड करोगे, सभी चार्जेस के पोटेंशियल ऐड करोगे। आप जरा ए पॉइंट पर देखो, पोटेंशियल एट स्मॉल r डिस्टेंस विच इज लेसर देन कैपिटल R इक्वल्स टू, मतलब ये पॉइंट कहां पर है? इनसाइड फर्स्ट। तो आपके पास इस क्वेश्चन में कितने सेल्स यूज किए गए हैं? नंबर ऑफ सेल्स कितने? सही। 2. 2 sir. So this will be sum of potential by each conducting cell। आपको तो सबसे पहले बात करो शेल 1 की वजह से कितना होगा, एक एक करके फोकस करिएगा। अगर स्मॉल r लेस देन r1, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट, सपोज यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, लेट्स से इट इज P पॉइंट। व्हाट विल बी पोटेंशियल एट दिस P पॉइंट बाय द शेल 1? 0। KQY_R1। अभी 2 को सॉरी भूल जाओ, एक मिनट, 2 को भूल जाओ। जस्ट शेल 1 की वजह से पॉइंट P पर क्या होगा? अब Q1/R1। हाँ, इसके लिए मुझे अपने आप से क्वेश्चन ये करना है, क्योंकि पोटेंशियल में दो फॉर्मूले, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूं या ये वाला फॉर्मूला लिखूं? इसके लिए आपको ये पता लगाना है कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हो वो इन वाला पॉइंट है या आउट वाला पॉइंट है। फर्स्ट केस में जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हो वो शेल 1 के अंदर है कि बाहर है? अंदर अंदर। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? तो V inside on. V inside. क्या कहता है? KQ/R, मतलब इसको लिखेंगे K, उसका चार्ज Q1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अब उसी पॉइंट, R2। हाँ, अब उसी पॉइंट पर शेल 2 की वजह से
तो वो पॉइंट उस शेल के इनसाइड भी है। हाँ, तो ये पॉइंट शेल 2 के भी अंदर आएगा, यस सर। तो शेल उसके लिए भी यही वाला फॉर्मूला, तो So प्लस K के Q2 क्यू। upon R2. हाँ, अब बी पॉइंट, पोटेंशियल एट स्मॉल आर जो कि R1 से ज्यादा है और R2 से कम है। अब आप चेक करो, ये पॉइंट जहां भी है शेल 1 के अंदर है कि बाहर है? बाहर। बाहर है। शेल 1 के बाहर है, शेल 2 के अंदर। हाँ, तो शेल 1 की जब पोटेंशियल लिख रहे होंगे तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? K Q1 by K Q by Small Q by small r. एक ही बार B small outside वाला। के Q1 बाई स्मॉल आर, Yes sir. और Plus ये K जो Q2 पॉइंट by है R2। शेल 2 के तो अंदर है ना। Yes sir. Yes, K sir. Q2 Yes, sir. upon R2. सर के Q2 by R. हाँ जी, और तीसरे वाले में अब मेरे ख्याल से आप इतने सब लोग इतने बुद्धिमान हो, तीसरे वाले केस में क्या हो Yes जाएगा? sir. वो K क्या है? Q1 by तो small सिर्फ r B plus outside। K Q1 by R Small r plus K Q2 Q2 by upon small r. small r. बस इतनी सी थ्योरी लगाइए। आपको ये पता लगाना है कि जिस जगह पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो वो अंदर है या बाहर है, पहले ये लगाइए, और जितने नंबर ऑफ शेल्स हैं उन सब के पोटेंशियल लिखो, उन सब के पोटेंशियल का टोटल कर दो, नेट पोटेंशियल की वैल्यू मिलती जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब मैं इसको एक और एग्जांपल के फॉर्म में दिखाता हूं। सपोज ये हमारा R रेडियस और ये हमारा 2R रेडियस है, हम रेडियस की वैल्यू भी रख दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर, और ये रेडियस हमारा 30 सेंटीमीटर है। शेल 1 और शेल 2 है। 1 के ऊपर जो चार्ज प्रोवाइड किया गया वो 10 नैनो कूलम्ब, और 2 के ऊपर जो चार्ज प्रोवाइड किया गया वो सपोज -30 या -60 नैनो कूलम्ब। ये जैसे एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूं। व्हाट इज द पोटेंशियल एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर? पोटेंशियल एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। बताओ, फॉर्मूला बोलते जाओ। शेल 1 का लिखो पहले आप, K शेल 1 का K 9 into 10 power 9 into Q, Q1 मतलब 10 10 nano 10 coulomb. into 10 10 power nano, minus 9 मतलब 10 to the minus 9। अब आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना होता है, डिनोमिनेटर में क्या रखे, बाकी KQ तो रखना ही है। 0.1. 0.1. 0.1 तो पॉइंट तो 5 सेंटीमीटर पे है, इस 5 का कोई काम है? No sir. हाँ, ये पॉइंट शेल 1 के अंदर है, और जब शेल के अंदर है तो डिनोमिनेटर में रेडियस जाएगा, और रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.1 प्लस करना पड़ेगा। दूसरे वाले शेल का भी यूज करो। अब सेकंड वाले शेल के लिए क्या बनेगा आंसर? So Second 9 वाले into शेल 10 9 into 10 power 9 into 30 into 10 power minus 9 upon 0.3. उसके भी अंदर है 0.3, लेकिन यहाँ पर एक पेयर करनी होती है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला चार्ज सेंसिटिव होता है। चार्ज सेंसिटिव होने का मतलब चार्ज का साइन भी कंसीडर करना साइन भी होगा, आएगा। माइनस। So minus minus ये में। पहले बात 30 नहीं 60 है ये, sorry 60. और माइनस, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगेगा। अब यार इसको हटाते जा रहे हैं। अब आपको समझ आ गया क्या करना है इसमें। नाउ सपोज कहा जाए कि पोटेंशियल एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, बताओ शेल 1 के लिए KQ तो 9 रखना ही into है। 10 की power 9 into 10 into 20 की power 9 upon 0.2 हाँ, बस आप डिनोमिनेटर बताओ क्या रखें यहाँ पर? 0.2. पॉइंट, So 0.2. फिर माइनस साइन लगेगा,
सर के Q2 upon R2 ये माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं? वैसे तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ माइनस साइन इसलिए लग रहा है, माइनस माइनस चार्ज पोटेंशियल में चार्ज से नेगेटिव है। चार्ज चार्ज नेगेटिव है। 60 into 10 to the power minus 9. -9 upon sir अब डिनोमिनेटर बताओ 0.3 0.3 0.3 0 क्यों? क्यों? तो R2 सेकंड वाले शेल के अंदर है। सर बड़े शेल के अंदर है ना सर, इनसाइड है। हाँ, 20 सेंटीमीटर सेंटर से जो पॉइंट होगा वो शेल 2 के अंदर होगा, तो वहां पर इसके रेडियस से डिवाइड होगा ये। एंड देन पोटेंशियल एट लेट्स से 40 सेंटीमीटर कर दिया जाए। अब ये सारे एग्जांपल कवर कर दिए मैंने, बोलो। सर न्यूमरेटर तो सेम रहेगा लेकिन डिनोमिनेटर में 0.4 हो जाएगा। हाँ, तो न्यूमरेटर, फर्स्ट न्यूमरेटर के नीचे क्या रखेंगे और माइनस इसमें क्या रखेंगे? सर पहले वाले में दोनों के 0.4 डिनोमिनेटर में दोनों में 0.4 0.4 रखेंगे। हाँ, यहाँ पर तो सेम वैल्यू, यहाँ पर भी 0.4 और यहाँ पर भी, क्योंकि अब आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। समझ आया कि नहीं? यस यस सर। यस अब मान लो इसके सरफेस पर पोटेंशियल निकालना हो, इसका सरफेस हमने कोई ए पॉइंट कह दिया, इसका सरफेस हमने कोई बी पॉइंट कह दिया। पोटेंशियल एट ए विच इज द सरफेस ऑफ इनर सेल, ए, व्हाट इज ए? तो ए इज द पॉइंट ऑन द सरफेस। तब भी सेम थ्योरी, सरफेस और इनसाइड दोनों के केसेस में डिनोमिनेटर के नीचे रेडियस ही आती है सर 0.1 यस सर 0.1 और दूसरे वाले ब्रैकेट के नीचे 0.3 0.3 क्योंकि सरफेस ऑफ ए इज इनसाइड द शेल बी। ऊपर जो ब्रैकेट हम खाली छोड़ रहे हैं वो समझ जाना क्या लिखना है। सरफेस ऑफ बी पर पोटेंशियल क्या रखें यहां पर? सरफेस ऑफ बी, दिस पॉइंट इज आउटसाइड द शेल ए, सर 0.3 रखेंगे 0.3 और यहां पर 0.3 0.3 तो अब आपके शेल्स थ्योरी पे कहीं पर भी पोटेंशियल निकालना हो, चाहे सरफेस के ऊपर निकालना हो, अंदर, बीच में, बाहर, सारे एग्जांपल्स कवर है। ठीक है? यस सर यस यस सर चलिए, बाकी की अब कहानी जो होगी आपको अगली क्लास में सुनाई जाएगी। आज के लिए इतना ही।